स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। इस वक्त देश में जबरदस्त G20 का माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री आसियान देशों इंडोनेशिया के दौरे पर गए हुए हैं, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। सनातन को कैसे गाली दी जा रही है, इस पर आपने देखी चर्चा अभी। और अब आपको बताते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ बड़े मुद्दों पर कैसे खुलकर बात रखी है। सबसे पहले तिरंगा। ये बार बार आरोप लगता है कि आरएसएस जो है उसने तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया। 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया, और ये आरोप हर साल लगाया जाता है। हर टीवी डिबेट में जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी के आसपास होता है तो आप देखते हैं ये बात उठती है, और विपक्षी लोग जो हैं वो आरएसएस संघ पर इस बात का इल्जाम लगाते हैं। ये सवाल सीधे सीधे संघ प्रमुख के सामने किसी ने पूछ लिया और कहा कि आप तो तिरंगे का सम्मान नहीं करते। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस विषय का जो जवाब दिया वो आपको जानना चाहिए, और इसका फैक्ट चेक भी अभी हम यहीं कर देंगे। वैसे तो उम्मीद नहीं कर सकता कोई कि वो झूठ बोल रहे होंगे या वो फैक्ट्स गलत बता रहे होंगे, लेकिन उन्होंने एक कहानी सुना करके बताया कि तिरंगे का आरएसएस से कितना बड़ा संबंध है, और आरएसएस तिरंगे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उदाहरण में जवाहरलाल नेहरू भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, सब कुछ है। आप सुनिए और उसके बाद हम बात करते हैं। तो हम लोग प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को जहां है वहां फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। यहाँ पर एक कैंपस ऋषि बाग में है, एक महल में है, दोनों जगह फ्लैग होइस्टिंग होता है। ये हमको सवाल पूछना नहीं चाहिए। लोगों ने 2 दिन ध्वज फहराने की बात है, वो भी हम कर रहे हैं, परंतु वो फहराए नहीं फहराए, जहाँ जहाँ इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्र पंक्ति में रहा है और रहते रहेगा। इसमें वो कहानी छूट गई, वो मैं कहानी आपको बता देता हूं जो मोहन भागवत साहब ने अपने इस जवाब में बताई थी। उन्होंने बताया जवाहरलाल नेहरू झंडा फहरा रहे थे और झंडा बीच और तिरंगा जो है बीच में फंस गया। होता है कई बार, नहीं खुलता झंडा। 40 फीट लंबा पोल था। तभी एक लड़का दौड़ करके आया और वो सट से जो है पोल के ऊपर चढ़ गया। उसने झंडे को खोला, नॉट खोला जहां पर वो फंस गया था, और उसके बाद उतर करके नीचे आया, झंडा फहराया गया। जवाहरलाल नेहरू ने उसकी पीठ थपथपाई। और मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मोहन भागवत ने कही है। पीठ थपथपाई और कहा कि कल तुम आओ हमारे कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में। आज़ादी से पहले की बात है, हमारे अधिवेशन में आओ, तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन फिर किसी ने उनको बता दिया कि ये तो शाखा में जाता है आरएसएस की, तो फिर उसको नहीं बुलाया गया। तो उन्हें उदाहरण देकर वो ये बता रहे थे कि भाई तिरंगे का सम्मान तो हम आजादी से पहले से कर रहे हैं, और तब से कर रहे हैं जब देश का झंडा तिरंगा था और कांग्रेस का झंडा भी तिरंगा था। लेकिन इस पर फर्क नहीं माना हमने, और तिरंगे का ये सम्मान हमारा था। फिर एक वो उदाहरण देते हैं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हो रही थी उस वक्त कैसे एक स्वयंसेवक ने अपनी जान दे दी थी उस वक्त बॉर्डर पर, क्योंकि सेना को कुछ आयुध की जरूरत थी, हथियारों की, वो लेकर के आने थे एक खंडक में से निकाल कर। 47-48 में जम्मू कश्मीर में जी, जो एयरपोर्ट की लैंड कर सके जहाज ऐसा बनाने के लिए पूरी रात, मतलब एक आर्मी ऑफिसर का लिखा हुआ। तो ये जो इल्जाम है कि आरएसएस जो है, ये फिर अब तो ये सवाल है कि फिर ये इल्जाम चलना कहां से शुरू हो गया? अगर ये मिथ्या इल्जाम है तो कि आरएसएस झंडा नहीं फहराती है। उन्होंने कहा हमने नेहरू जी के सामने झंडा फहरा दिया था। नहीं, देखिए, ये अगर तिरंगे का जो वर्तमान स्वरूप है, इसका किसी ने सबसे ज्यादा विरोध किया तो गांधी जी ने। गांधी जी इस बात से नाराज थे कि चरखे को हटाकर बीच में चक्र रखा गया। हाँ, उनका कहना था कि ऐसे किसी झंडे का मैं सम्मान नहीं करूंगा, सलामी नहीं दूंगा जिसमें चरखा ना हो। चरखा जो है वो प्रतीक है इस देश के ग्रामीण भारत का, और वो बहुत नाराज थे। उन्होंने पता नहीं झंडा फहराया कभी कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके साथियों से कही। उन्होंने बहुत नाराजगी जाहिर की। उनके हिसाब से उन्होंने कहा चक्र का मतलब सुदर्शन चक्र भी कुछ लोग कह रहे हैं, और सुदर्शन चक्र क्या करता है ये मुझे मालूम है। तो आप एक अहिंसक चीज को हटा के हिंसक चीज आपने जोड़ी है इसमें। ठीक है। तो सवाल यह है कि क्या गांधी जी देश विरोधी थे? गांधी जी का देश के प्रति प्रेम किसी से कम था, ये कौन कह सकता है, कौन दावा कर सकता है, और ये आरोप कौन लगा सकता है? इसलिए जो है, देखिए, आरएसएस के खिलाफ जानबूझकर एक माहौल बनाने की कोशिश हुई 1947 से ही। जब गांधी जी की हत्या हुई तो एक अवसर मिला कांग्रेस को।
आरएसएस को विलीफाई करने का। जी। एक होम मिनिस्ट्री के क्लर्क की कहानी है, वो आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी गलती इतनी थी कि उनका घर पार्क के सामने था और उनका बच्चा जो है वो कोई कार्यक्रम चल रहा था, संघ का चल रहा था या कुछ इस तरह के किसी जुड़े संगठन का था, खेलते खेलते वहां तक चला गया, गिरफ्तार किया। सरदार पटेल तक बात पहुंची, नौकरी से निकाला गया, गिरफ्तार किया गया कि सरकारी क्लर्क का बच्चा संघ की शाखा में चला गया गलती ये से। संघ से जुड़ा हुआ है, जरूर इसकी जो है कोई लंबी योजना है देश के खिलाफ, ये सब आरोप लगा, ये सब खतो किताबत में मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है। कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि आरएसएस से डर क्या था कांग्रेस को। डर ये सबसे बड़ा था कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है देश का। ठीक। एक हिंदू संगठन अगर मजबूत होगा तो जाहिर है कि कांग्रेस को उससे नुकसान होगा, इसलिए उनको विलीफाई करो। सर ये कहा गया कि आरएसएस ने कभी देश का बंटवारा स्वीकार नहीं किया। आरएसएस ने इस, और खास करके कि आपने देश में जो है, अपने देश में मुसलमान भी खूब रहे उस वक्त से, और पॉपुलेशन का एक्सचेंज नहीं हुआ, ये आरएसएस को मंजूर नहीं था। और उनका कहना था कि अगर एक इस्लामिक देश बना है तो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो वो उन्होंने पार्टीशन को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए कभी तिरंगे को भी स्वीकार नहीं किया। ये इल्जाम लगता है आरएसएस पर। भाई पार्टीशन को तो बहुत से लोगों ने स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने तो कहा था मेरी लाश पर बंटवारा होगा। तो कहां से कहां जोड़ी जा रही हैं चीजें, आप इसको समझिए कि उसका मकसद क्या, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप ये नैरेटिव बना रहे हैं। कुल मामला ये है कि कांग्रेस के खिलाफ कोई ऐसा संगठन खड़ा न होने पाए जो भविष्य में उसको चुनौती दे सके। कुल मामला इतना था, उसके लिए जो है बाकी सब चीजें गढ़ी गई। अब मैं दूसरा बयान आपको सुनाता हूं। मोहन भागवत साहब से सवाल हुआ अखंड भारत को लेकर के। हमारी जो ये नई अब संसद की इमारत बनी है, यहाँ आप जब इसकी तस्वीरें आई थी शुरुआत में आपने गौर किया होगा, एक पूरी दीवार है जिस पर भारत का नक्शा बना हुआ है। और वो भारत का नक्शा ये केवल वही नहीं है जो आप पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गूगल करके देखते हैं, वही नहीं है, वो पूरा है। वहाँ उधर अफगानिस्तान से लेकर के और इधर सब उसमें बांग्लादेश, अखंड भारत का उसमें वो अखंड भारत का एक कह सकते हैं एक नक्शा है। तो सवाल था सीधे अखंड भारत पर मोहन भागवत से, अखंड भारत की परिकल्पना क्या है और क्या कभी अखंड भारत हम बनेंगे? क्या वापस वो जो टेरिटरी हमारी चली गई है कभी वो भारत की सीमाओं में होगी? इस पर सुनिए आप भागवत साहब का जवाब। आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। देखिए शब्दों पर बहुत गौर कीजिए, एक एक शब्द इसमें पढ़ना पड़ेगा। उनका पहले कहना आप जब करने जाएंगे तो आपके बूढ़ा होने से पहले हो जाएगा, मतलब पहले करना शुरू तो कर। दूसरा फिर वो ये कह रहे हैं कि जो लोग अलग हो गए थे उनका स्वभाव बदल रहा है और वो वापस आना चाहते हैं, यानी परिवर्तन स्वभाव में हो रहा है। नहीं देखिए, मैं थोड़ा सा बस एक दो लाइन पहले बोलना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो बार बार हम जब ये कहते हैं ना, आप दो संगठनों की उत्पत्ति और उनके स्वभाव और काम को देखिए। देश के लोगों को देखना चाहिए। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कांग्रेस क्यों बनी थी? उस वक्त स्वतंत्रता सेनानी जो थे और अंग्रेज जो थे उनके बीच कोई सहमति बन सके, कोई साझा हो सके, कोई ज़्यादा मारपीट ना हो, झगड़ा ना हो, अंग्रेजों का काम भी ठीक से होता चले, चलो ठीक है, कुछ सहमति बने। बाद में जब आंदोलन करने वाले नहीं मान रहे थे तो उस पार्टी के स्वभाव में कई बार चीज़ें बदलती भी दिखी। हमने उसी पार्टी में लाल बाल पाल देखा, हम उसी पार्टी के नेताओं को देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, हम उसी पार्टी में देखते हैं कि गांधी जी ही बोस को अध्यक्ष नहीं बनने देते हैं, और हम उसी पार्टी में देखते हैं कि अंत में लीडरशिप को जो सहमति बननी थी वो मत किसी और को मिलते हैं और बना दिया जाता है नेहरू जी को। ये सब हमने उस पार्टी में देखा। अब जरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे आ जाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सत्ता में कोई भूमिका हो, इसका कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया 1925 से लेकर। और जो लोग ये कहते हैं उनको जानकारी नहीं है, जंगल सत्याग्रह के लिए बाकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार
वो अपने पद को छोड़कर, कम लोग जानते हैं, यानी पहले जो सरसंघ चालक थे, प्रथम सरसंघ चालक, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और वो जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए, उसके बाद लौट कर आए। ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान की बात थी। लेकिन एक बात वो कहते थे कि ये देश अभी अंग्रेज चले जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, उससे नहीं बनने वाली बात। व्यक्ति निर्माण हम करेंगे तब राष्ट्र निर्माण होगा। सारा संकट यही था, क्योंकि वो व्यक्ति निर्माण किसी परिवार से नहीं होता, वो व्यक्ति निर्माण किसी आइडेंटिटी पे नहीं होता। और ठीक बात है, आज भी संघ इसको स्वीकार नहीं करता है कि भारत खंड खंड हो गया। मोहन भागवत जी वही बात फिर से दोहरा रहे हैं कि अखंड भारत बनेगा। और अगर आप ध्यान से देखिए तो दूसरी सारी ऐसी सोच वो कोलैप्स कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें, पाकिस्तान की पूरी सोच ही कोलैप्स कर रही। कल ही आपने एक सवाल, कल एक बड़ी खबर आपने बताई थी कि अगर इंडिया नाम हमने छोड़ा तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, ऐसी बातें वहां कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब लाइट हम इंडिया रख लेंगे अपना नाम। लेकिन सीरियस नोट पे क्या है, में जो लोग हैं कुछ सिंध, कह रहे हैं कि हमें या तो ठीक कर बलोचिस्तान, लें। गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पूरा इलाका वो अपने आप को इंडिया से कनेक्ट करता है, भारत से कनेक्ट करता है, भारतीय भूमि से कनेक्ट करता है। तो अखंड भारत को ही हम सेना लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और वो बहुत शब्दों को, जो आपने कहा ना कि एकदम चुन चुन कर शब्द बोलते हैं, वर्षों की साधना है उन लोगों की। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप तय करेंगे तो आपके बूढ़ा होने के पहले होगा। और ये कहानी वो देश के हर बड़े पत्रकार और सेलिब्रिटी के सामने सितंबर 2018 में विज्ञान भवन में सुना चुके हैं, बताया था उन्होंने। और उस वक्त जितने देश के बड़े पत्रकार हैं सब विज्ञान भवन में गए। क्या अखंड भारत बनेगा? अखंड भारत नहीं, झंडे वाली कहानी, झंडे वाली जो आपने सुनाई। और वो अखंड भारत को लेकर स्पष्ट कहते हैं कि हमारा कोई किसी से नहीं, लेकिन ये भूमि ऐसी है कि ये एक साथी रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो ये दुनिया के लिए भी ठीक नहीं। अब मैं जरा तीसरा मुद्दा भी उनका सुनाता हूं, फिर विनोद जी जोड़ देता हूं। अखंड भारत को और झंडे को लेकर ये सारी बात जैसे त्रिपाठी जी ने भी कही, उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जो मोहन भागवत ने जो बात कही अखंड भारत में, कि स्वभाव, भारत जो है ना स्वभाव है, एक थॉट प्रोसेस है। और वो जब लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार जब आप हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत की बात करते हैं ना, तो हिंदू राष्ट्र में भी हम लोग सोचते हैं कि अब वहाँ पर भगवा झंडा लगा देंगे या कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, वो भी स्वभाव की बात है। तो वो स्वभाव जो है हिंदू का या सनातन का जो स्वभाव है, भारत का जो स्वभाव है, उस पर वो जोर दे रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे और अब तिरंगा झंडा की जगह भगवा झंडा लगा देंगे। मैंने अपनी किताब लिखी संगम शरणम गच्छामि, तो उसमें इन तीनों चारों घटनाओं का जिक्र है। जो बांग्लादेश के साथ वाली जो घटना है, बॉर्डर वाली घटना है, झंडे पर झंडा लगाने की जो नेहरू की घटना है, उसके बाद जो हेडगेवार साहब है उन्होंने उसका सम्मान किया स्वयंसेवक का, वहाँ तो नहीं गया था, लेकिन वो घटना का भी जिक्र है। और जो जंगल सत्याग्रह है उसमें 1 साल तक वो जेल में रहे हैं। और जब वो जेल से छूटे हैं तो कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू का नाम मैं और जोड़ दूं स्पेशली, वो उनके स्वागत समारोह के लिए वहाँ पर मौजूद थे। नहीं, लेकिन ये जो मोहन भागवत साहब ने कहा ना कि स्वभाव, जो लोग अलग हुए उनका स्वभाव ये था कि हम इनके जैसे नहीं है इसलिए हमको लगू ना, आज वो स्वभाव बदल रहा है, तो इसलिए अखंड भारत बन जाएगा, जो त्रिपाठी जी ने भी मुझे कहा। लेकिन मैं तो पाकिस्तान के कुछ सुनता हूँ, वहाँ के लोग जो बोलते हैं, ओपिनियन मेकर क्या होता है, आपके बड़े पत्रकार हमारे जैसे साथी सब बैठे हैं यहाँ मेहमान, सब ओपिनियन मेकर्स है ना। पाकिस्तान के ओपिनियन मेकर्स को आप जरा सुनिए, वो टीवी पर बैठकर वहाँ क्या बोलते हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद हसन, जो बड़े पत्रकार हैं, हसन निसार, उनको मैं सुन रहा था। मुझे हैरानी हुई कि वहां का इतना बड़ा पत्रकार और जिसकी बड़ी फॉलोइंग है, बड़ी फॉलोअरशिप है, वो व्यक्ति टीवी पर बैठ करके कह रहा है कि मेरा डीएनए, मैंने अपना डीएनए टेस्ट कराया। मोहन भागवत साहब कहते हैं ना, हम सबका डीएनए एक है। यही तो वो कहना चाहते हैं ना कि जब समझ जाओगे सबका डीएनए एक है, स्वभाव एक ही है, आ जाओ वापस। वो कहते हैं मेरा डीएनए नहीं है आप दोनों जैसा, ये मलिच्छु जैसा मेरा डीएनए नहीं है, तुम सब मलिच्छ हो, यही शब्द हैं। मैंने चेक कराया, मेरे भाई बहन सब विदेश में रहते हैं, पैसा बहुत खर्च हुआ, लेकिन मैंने अपना डीएनए टेस्ट कराया, मैं सेंट्रल एशिया का हूं। ये सोच है सर, ये जो आप सोच ये बता रहे हैं, देखिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव लड़ना चाहता है, कहा जा रहा है कि शायद वो ट्रंप के रनिंग मेट बन जाए बाद में आगे चलकर, रामास्वामी। हाँ, रामास्वामी। उनका कहना है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने घर में दिवाली मनाता है, पूजा पाठ में शामिल होता है, मंदिर जाता है। ये हिंदुत्व या सनातन की एक्सेप्टेंस का दौर है। आप कल्पना कर सकते थे कि किसी मैंने ये केवल एनेक्डोट इसलिए बताया कि ये जो लोग कह रहे हैं अखंड भारत की, जब हम बात करते हैं तो वही तो उन्हीं लोगों की तो हम बात कर रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो लोग जैसे अरब देश में कहीं मंदिर बनेगा, ये कल्पना भी कर सकते थे। तो जिनका सीधा ताल्लुक नहीं है वो बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। तो जो इसी का हिस्सा रहे हैं उनकी सोच
क्यों नहीं बदलेगी? चलिए कभी तो बदलेगी। ब्रेक पर जाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी से मोहन भागवत साहब के की बयान का तीसरा बयान है, वो भी आप सुन लीजिए। आरक्षण पर बहुत कंट्रोवर्सी होती है। कहा जाता है मोहन भागवत साहब ने आरक्षण के खिलाफ बोल दिया था 2015 में, हालांकि वो बात गलत है। समीक्षा की बात कह दी थी, ऐसा कहा जाता है। आज भी वो बात याद दिलाई जा रही है। बिहार से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो याद दिला रहे हैं कि मोहन भागवत तो आरक्षण विरोधी हैं। आरक्षण पर आप सुन लीजिए उनकी बात, कितनी स्पष्ट सोच है। देखिए, अपने यहाँ जो आरक्षण दिया गया है वो अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है धीरे धीरे। जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि इन बंधुओं को बराबरी में लाने में अपना योगदान होना चाहिए। इसके आगे की लाइन भी महत्वपूर्ण है, वो फिर आपको कंप्लीट कर देता हूं बयान को। यह कहा कि जिनके साथ 2000 साल अन्याय हुआ, 200 साल तो कम से कम उनका साथ हम दे सकते हैं। यह आरक्षण को लेकर के उन्होंने बात कही है। इसके बावजूद हम वो स्वर सुन रहे हैं कि सनातन ये और सनातन वो, जो लोग कह रहे हैं हम तो जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे स्पष्ट कोई क्या बोलेगा? जिन लोगों ने सिर्फ जाति का जहर बोया वो अगर संघ पर टिप्पणी करते हैं तो सचमुच मुंह ऊपर उठाकर थूकने जैसा है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत नहीं, पहले सरसंघ चालक से लेकर आज तक गांधी जी जाते हैं संघ की शाखा में, कहते हैं कि ये तो अद्भुत है, हम तो यहाँ किसी का नाम नहीं जानते। हम लोग जो बचपन से हमने देखा है, क्योंकि शिशु मंदिर की ही मेरी पढ़ाई है प्रयागराज में किदवई नगर की, तो हम जानते हैं किसी का नाम आप नहीं जानते। आप उस पूरी व्यवस्था में किसी को आप पहचानते, हाँ अब राजनीतिक वजहों से जानने लगे लोग, अब थोड़ा सा सबको पता लगने लगा, अब तो जाति के आधार पर। लेकिन यही मोहन राव भागवत अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में 3 या 4 साल पहले तय करते हैं, एक कुआं, एक मंदिर, एक श्मशान, यानी जातीय भेद नहीं करेंगे। और आरक्षण को लेकर पहले भी कहा जा चुका है कि जो संविधान सम्मत आरक्षण है उसको दिया ही जाना चाहिए। और वहां एक बात कही जाती है कि जो नीचे है खड़ा होकर उसको हाथ पकड़ के ऊपर उठाएंगे ना, धक्का थोड़ी नहीं देंगे। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है कि पैर पकड़ के नीचे घसीट लो। आज सारे विरोधी जो हैं आरएसएस के, वो क्या यही कहते हैं ना, वो जो खड़गे साहब को ही बयान है कि मोदी मजबूत हो जाएगा तो आरएसएस और सनातन का राज आ जाएगा। अगर ये सनातन के प्रतीक हैं और आप सनातन को ही गाली दे रहे हो, तो भाई ये आदमी तो वो तो आरक्षण की पैरवी कर रहा है वो आदमी तो। सौरभ, दो बात, और ये भी कह रहा है भेदभाव है, हमें खत्म करना है। एक बात तो यह है, अक्सर कहा जाता है कि सच जब जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। तो इसलिए झूठ से आप है ना कोई मुकाबला सच का कर नहीं सकते। उससे सच न तो कम हो रहा है, लेकिन झूठ इतनी तेजी से फैलता है कि आप सच के ऊपर शक करने लगते हैं। भागवत साहब का तो आपने बयान सुन लिया। मैं आपको 1974 का जिक्र करता हूँ। पुणे में एक व्याख्यानमाला होती है, वसंत व्याख्यानमाला, जैसे 100 साल करीब हो गए पूरे। उस 1974 में वसंत व्याख्यानमाला में गए बाला साहब देवरस। उस व्याख्यानमाला मतलब बहुत मशहूर है, आप कभी पुणे में वसंत व्याख्यानमाला का जिक्र करेंगे। और उसमें भी खास बात क्या है कि व्याख्यानमाला का जो मुख्य बोलने वाला वक्ता है उससे खुद पूछा जाता है कि आप किस सब्जेक्ट पर बात करना चाहते हैं। तो जो आयोजक थे उन्होंने देवरस साहब से पूछा कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं छुआछूत पर बात करूंगा। ठीक है। और उसमें वो 1.5 घंटे बोले हैं देवरस साहब। लेकिन जो उसकी महत्वपूर्ण लाइन है, उन्होंने कहा कि अगर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर छुआछूत पाप नहीं है तो फिर कुछ भी पाप नहीं है। ये आरएसएस इतना बड़ा लीडर, ये 1974 की बात बता रहा हूँ मैं। 74 का उनका वो व्याख्यानमाला, वसंत व्याख्यानमाला का ये भाषण है। आप उस भाषण को पूरा पढ़ लीजिए तो जाति पर 26+23 है ना, 49 साल बाद भी ये बात कही जा रही है। उससे पता चलेगा कि उन्होंने आरएसएस की दिशा बदल दी। वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था उनका भाषण, समझे। आरएसएस जातिवादी है, आरएसएस ब्राह्मणवादी है, आरएसएस मनुवादी व्यवस्था लागू रखना चाहती है। ये सारी बातें ये कोई नहीं सुनता। ये सब उसके विरोधियों का वो मैंने कहा कि झूठ जो है फैलाने में। और एक कमजोरी संघ की भी है जो अब दूर करने की कोशिश हो रही है। वो उस पर रिएक्ट नहीं करते।
मीडिया से या इस तरह के संचार माध्यमों से संपर्क नहीं रखते थे। एक समय जो है संघ में मीडिया से बात करना बुरा माना जाता था कि ये हमारा काम नहीं है, हमें अपना काम करते रहना है, जिसको जानना है जान ले, लेकिन हम बताने नहीं जाएंगे कि देखो हमने ये कर दिया, ये सोच रहे हैं। तो वो सोच में बदलाव आया जब लगातार हमला होने लगा, लगातार खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा, तब जो है संघ ने शुरू आज किया भी लगता है कि उनकी बात थोड़ी और दूर तक जानी चाहिए। ये बातें इतनी क्लैरिटी के साथ मोहन भागवत साहब जो कह रहे हैं। एक घटना और जोड़ देता हूँ मैं, मतलब सर, मुझे समय बस एक ब्रेक छोटी सी करना घटना है। गांधी की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी यहाँ दिल्ली में भंगी बस्ती है, वहाँ पर थे, उसी के पास संघ की शाखा लगती थी। वहाँ गांधी गए देखने के लिए, संघ की शाखा में संघ का शिविर था, उसमें मिलने गए थे। तो उन्होंने पूछा, मैं उनका नाम भूल गया, जो बड़े संघ के पदाधिकारी थे, कि यहाँ पर किस तरह से आप जातियों की पहचान रखते हैं, कौन कौन किस जाति का है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो जाति है ही नहीं, जाति की पहचान ही नहीं करते। और मैं संघ के बहुत सारे शिविर में, मतलब थर्ड जो ओटीसी होता है वहां पर भी गया हूं, जहां पर पूरे देश के लोग आते हैं। उस रजिस्टर में जाति का नाम नहीं होता, जो भी स्वयंसेवक उस ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अभी आपने बताया ना क्या उद्देश्य क्या है, एक कुआं, एक शमशान, एक कुआं, एक मंदिर। एक मंदिर। ठीक। और ये अखिल भारतीय उसका मतलब है प्रतिनिधि सभा कि में किसी तय हुआ। जाति के लिए कोई अलग नहीं हो। एक शमशान, एक कुआं, एक मंदिर का मतलब कि सबके लिए कोई एक भेदभाव है, नहीं। कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, तो शायद ये कार्यक्रम तमिलनाडु में भी देखा जा रहा हो तो आप लोगों को लोग सुन लेंगे, तो पता एक शायद ये बात पहुंच जाएगा। अगर गुंजाइश हो तो मैं 10 सेकंड में एक लाइन में जोड़ूं। एक जी। इलाहाबाद में एक बड़ा किस्सा प्रचलित है कि मोतीलाल नेहरू को उनके किसी मित्र ने कहा कि आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं, संघ पर बैन वैन लग रहा है। अरे इनके जहाँ शाखा लगती है वहाँ बढ़िया दही जलेबी और बढ़िया गद्दा रखवाइए, व्यवस्था कुछ कराइए, तब तो कुछ होगा। संघ को आप बैन लगा के थोड़ी ना खत्म कर पाएंगे। बहुत कोशिश हुई, क्योंकि वो सचमुच झोला उठा के चलने वाले इनको आराम तलब बनाइए। आप उनको अगर देखिए तो वो देश के अलावा सचमुच कुछ नहीं सोचते हैं, इसीलिए सरवाइव कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।